हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बहुपद का शून्यक। अब बहुपद कई तरह का है, जैसे एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती बहुपद है। तो हमारे 10th के सिलेबस में बेसिकली द्विघाती बहुपद है। तो हम सीखते हैं कि द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। वैसे पिछले क्लास में शून्य निकालने का जो एक तरीका है गुणनखंड विधि, हमने उसका बात किया था, ठीक है। लेकिन गुणनखंड विधि के अलावा और भी तरीके हैं, कम से कम 2 तरीका है जिससे आप शून्य निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि शून्यक आप 3 प्रकार से निकाल सकते हो। पहला विधि है जो है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है द्विघाती सूत्र विधि, एक फॉर्मूला है उससे, और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो इस 3 प्रकार से हम शून्य निकाल सकते हैं। हमने पहले विधि का बात किया था, दूसरा और तीसरा हम सीखेंगे। तो आज का लेक्चर है वो मेनली हम बात करेंगे पहला विधि को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और जो सेकंड मेथड है द्विघाती सूत्र, हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हमें इस द्विघाती बहुपद को सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 3 प्रकार से, गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से। तो अभी हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि का। तो द्विघाती बहुपद, बहुपद में यहाँ इक्वल टू में 0 नहीं होता है, ये बहुपद है तो इक्वल टू में 0 हो जाएगा तो वो द्विघाती समीकरण हो जाएगा, ये बहुपद है। आप इसका नाम देना चाहें तो इसको बोल सकते हैं P ऑफ X। हाँ जी, ये द्विघाती बहुपद है। हमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है मतलब हमें x का ऐसा वैल्यू पता करना है, x का कौन सा मान लिया जाए कि इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, ये पता करना है हमें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। बस हमें ये पता करना है कि ये शून्य के बराबर कब होगा, ठीक है। हमने पहले देखा भी है कि इस बहुपद में घात 2 है, घात 2 है, तो इसमें x का 2 मान हो सकता है। x के 2 अलग अलग मान के लिए ये बहुपद 0 के बराबर हो सकता है। तो वो जो x का 2 अलग अलग मान है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं अभी गुणनखंड विधि से। तो बेसिकली हमें इसको गुणनखंड करना है। 3x स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम चाहते हैं बहुपद 0 के बराबर हो जाए, तो इक्वल टू में 0 कर दिया। अब हमें करना है इसका गुणनखंड। ध्यान दीजिए, जब भी गुणनखंड करते हैं तो जो पहला है, पहला गुणांक और अंतिम गुणांक, हाँ जी, मतलब x स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म, हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को माइनस 8 से गुना किया, तो हमने जब 3 को माइनस 8 से गुना किया है तो ये आ गया -24, ऐसा आ गया। तो जब पहले और अंतिम वाले को गुना करने पर यहाँ आंसर माइनस में आया है, आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब ये है कि हमें इस बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है, लेकिन घटाव के रूप में। यहाँ माइनस में आएगा, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे घटाव के रूप में। अगर यहाँ प्लस में आएगा, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे जोड़ के रूप में। तो हमें करना क्या है, हमें अब इस 2 को 2 भाग में तोड़ना है, लेकिन घटाव के रूप में। जैसे 3 घटाव 1 2, 4 घटाव 2 2, 5 घटाव 3 2। तो इस 2 को हम कई प्रकार से घटाव के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ना ऐसा है कि इसको हम घटाव के रूप में तोड़ें और साथ ही साथ घटाव के रूप में इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, तो उन दोनों भाग को गुना करने पर यही आना चाहिए 24। तो अब इस 2 को हम कैसे तोड़ें घटाव के रूप में, इसे गुना करने पर 24 आ जाए। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं 3 में और 1 में, 3 घटाव 1 2, तो 3 गुने 1 3 ही होगा, हमें 24 चाहिए। अगर इसको हम तोड़ते हैं 4 और 2 में, 4 घटाव 2 2 तो हो जाएगा, लेकिन 4 गुने 2 8 होगा, हमें 24 चाहिए। अगर तोड़ते हैं 5 घटाव 3 में, तो 5 घटाव 3 2 तो हो जाएगा, लेकिन 5 तिहाई 15 ही होगा। हम तोड़ते हैं 6 घटाव 4 में, 6 घटाव 4 2 हो जाएगा, और 6 चक 24 भी हो जाएगा।
तो हमें इसी प्रकार से तोड़ना है 6 में और 4 में। 6 घटाओ 4 2 भी हो जाएगा और 6 गुने 4 24 भी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें इस 2x को तोड़ना है घटाओ में। तो कैसे तोड़ेंगे? इसको हम लिखेंगे 6x घटाओ में 4x। 6x घटाओ 4x बचा 2x, तो हो गया 2x। मतलब इस 2x को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए 6 गुने 4 24, वो भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस आ गया। बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, हमने इसको 2 भाग में तोड़ लिया। हाँ जी, हमने बीच वाले पद को, मध्य पद को 2 भाग में तोड़ लिया। अब यहां पर गुणनखंड निकालना आसान है। अब करना क्या है कि पहले वाले 2 भाग को और अंतिम 2 भाग को, इसमें हम कॉमन निकालेंगे और इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या है? हम देखेंगे कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है। x और x दोनों के पास, लेकिन यहां पे x एक ही बार है और यहां पे x 2 बार है। तो जो दोनों के पास हो वो कॉमन निकाल लो। तो x एक बार, एक x तो दोनों के पास है, इसके पास 1 इसके पास 2, तो हम एक x तो कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, तो 3 का 3 6, मतलब 3 गुने 2, तो इसके पास भी 3 है और 3 गुने 2 6, यहाँ भी 3 है। तो आप यहाँ से 3 भी कॉमन निकाल सकते हो, मतलब हम यहाँ से 3x कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? अगर हम 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लिए, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर 2x था, x 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1x बचा ऐसा। अब यहाँ पे ये 6x है, हम यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं और 6 में से 3 कॉमन लिया। 6 मतलब 3 इंटू 2, 3 गुने 2, 3 लिया बाहर में तो 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है ऐसा। अब वैसे ही हमें यहाँ भी कॉमन लेना है। देखिए हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 4 है और 8 है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 गुने 2 और 2 गुने 4, 2 हर जगह है, तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ चाहे तो हम 4 और 4 गुने 2 8, 4 भी दोनों जगह है, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं? तो हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर कॉमन कुछ ऐसा लेना होता है ना कि कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर बचा है ब्रैकेट के अंदर में, कॉमन लेने के बाद वही यहाँ पर भी बचना चाहिए। अब कॉमन क्या ले वो बाद में सोचेंगे, हमें ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 2 ही बचना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन ले कि x प्लस 2 बचे। यहां फोकस कीजिएगा, यहां आपको x चाहिए, तो यहां पे क्या बचा? -4, मतलब -4 आपको कॉमन लेना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। आप देखिए अब क्या हुआ, अब हमें इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में फिर से कॉमन लेना होगा। x प्लस 2 इसके पास भी है और x प्लस 2 इसके पास भी है, तो x प्लस 2 दोनों के पास है, तो x प्लस 2 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। हमने ऐसा कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन लिया हमने, तो यहां पे क्या बचा? यहां पे अब बच गया 3x, और यहां से कॉमन लिया था ये वाला, तो यहां पे क्या बचा? -4 इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x प्लस 2 गुने 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको समझिए ऐसा कि ये एक पहली संख्या है और ये एक दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या x प्लस 2, देखो x चर राशि है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो उस चर राशि में 2 जोड़ दिया तो एक संख्या बना, और चर राशि को 3 से गुना किया, 4 घटा दिया, तो यहाँ पे दूसरा संख्या बना। संख्या क्या बना उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इन दोनों का गुणनखंड मतलब बीच में क्या है? गुना है। तो इन दोनों को गुना करने पर 0 आना चाहिए। तो सोचिए कि 2 संख्या को गुना करने पर 0 कब आएगा? 2 संख्या को गुना करने पर 0 तभी आएगा जब दोनों में से एक संख्या को 0 होगा, क्योंकि 5 गुने 6 तो नहीं होगा 0, 0 गुने 5 0 होगा, चाहे 5 गुने 0 0 होगा। तो 2 संख्या को गुना करने पर आपको 0 चाहिए, तो दोनों में से एक संख्या 0 होना चाहिए। मतलब x ये 0 के बराबर तभी आ सकता है जब x प्लस 2 का मान 0 के बराबर होगा, या फिर 3x माइनस 4 का मान 0 के बराबर होगा ऐसा। तो यहां से निकालिए x का मान, x बराबर, इस प्लस 2 को इधर भेज दिया तो x बराबर आ गया -2। ये हो गया हमारा पहला शून्यक। यहां से x का मान निकालिए, देखिए 3x इधर भेज दिया
-4 यहां बन गया +4। ये 3x का मान है, हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर ये 3 आ जाएगा भाग में, x बराबर 4/3 ऐसा। तो ये x बराबर -2 और x बराबर 4/3। यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 हमारा शून्य का आ गया। तो हमने इसको शून्य निकाला है गुणनखंड विधि से। पहले हमने यहां तक गुणनखंड किया, इसको बोलते हैं गुणनखंड करना, यहां तक। और गुणनखंड करने के बाद जो आंसर है वो तो तुरंत आ जाएगा। यहां तक हमने बस गुणनखंड ही किया था और गुणनखंड किया फिर तो आंसर आ गया, सिंपल सा। देखिए, अब गुणनखंड विधि के अलावा हम बहुपद का शून्यक एक और प्रकार से निकाल सकते हैं। एक्चुअली 2 प्रकार से, एक है द्विघाती सूत्र और एक है पूर्ण वर्ग विधि। तो अभी हम सीखते हैं एक और सूत्र, द्विघाती सूत्र। उससे कैसे निकालेंगे हम इस बहुपद का शून्यक, अब ध्यान दीजिए। तो द्विघाती सूत्र क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है सिंपल सा, x बराबर -b प्लस माइनस, यहां प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है। मतलब एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। b² -4ac ये रूट के अंदर में होता है और डिवाइड बाई भागा 2a। देखिए, x बराबर -b, एक बार लो प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। तो यहाँ पे x का 2 आंसर आएगा। जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो अलग आंसर आएगा, और घटाएंगे इन दोनों को तो अलग आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो x का 2 आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे है ना x का 2 आंसर, वैसे वहां भी क्या आएगा, x का 2 आंसर आएगा। तो वो सीधा फॉर्मूला है, आप उसका इस्तेमाल सीधा कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं शून्यक निकालने का, इसमें आपको दिख रहा है b a c, ये सब क्या है, ये b a c या a b c ये है क्या, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला है, लेकिन प्रत्येक फॉर्मूला में कुछ नियम होता है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसे है। देखिए, तो हम इस फॉर्मूला को इसी वाले बहुपद पे लगाएंगे और इसी बहुपद का हम शून्यक फिर से निकालेंगे। अगर शून्यक फिर से निकालेंगे तो आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि बनाए गुणनखंड विधि से चाहे बनाए उस फॉर्मूला से, आंसर तो सेम आना चाहिए, क्योंकि हम तरीका बदल रहे हैं, क्वेश्चन तो वही है। जब क्वेश्चन वही है और निकाल रहे हैं शून्यक ही, तो आंसर भी क्या आएगा, वही आना चाहिए। अब देखिए, तो अब हम आंसर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको यहां फिर से लिख लीजिए, 3x² प्लस 2x - 8, ये हमारा बहुपद p ऑफ x के बराबर है। अब जो बहुपद दिया हुआ है ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए ना, जो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद में ध्यान दीजिएगा, घात 2 होता है, वो तो है ही, घात 1 भी होता है और एक होता है कांस्टेंट अचर पद। तो उस फॉर्मूला में जो आपको दिख रहा है a, b और c, वो कुछ और नहीं है। कोई भी द्विघाती बहुपद हो उसमें x² के पहले में जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, इसको a बोला जाता है। और उसके बाद x के पहले में जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, उसको b बोला जाता है। और सबसे लास्ट में जो संख्या होता है उसको c बोला जाता है। कोई भी द्विघाती बहुपद है उसमें x² से पहले जो संख्या है, गुणांक है, उसको a बोलते हैं, x के पहले वाले संख्या को b बोलते हैं, और जो एक अलग संख्या है जहां पे x नहीं है, अचर पद, उसको c बोला जाता है। हाँ जी, तो उस फॉर्मूला में ABC का मतलब यही है। a का मतलब x² से पहले वाला, b का मतलब x के पहले वाला, और c का मतलब अलग से संख्या बिना x वाला। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, अगर तो x² से पहले वाले को a बोलते हैं, तो a किसके बराबर हुआ, यहां पर जो x² से पहले a, x² से पहले 3, तो a का जो मान है वो 3 के बराबर हुआ। अब देखिए, x के पहले वालों को b बोलते हैं, तो x के पहले यहां पर क्या है, 2 है, तो b का जो मान है वो 2 के बराबर हुआ। और जो संख्या है अलग से बिना x वाला वो c, तो यह है बिना x वाला, तो यहां पे c का जो मान है वो -8 हुआ, ऐसा। तो a, b और c ये तीनों आ गया। अब उस फॉर्मूला को सीधा इस्तेमाल कर दीजिए। तो शून्यक x बराबर, फॉर्मूला क्या है, -b। देखिए, माइनस, अब b के जगह पे कितना है, 2, प्लस माइनस,
अब ये रूट के अंदर में है b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान है यहाँ पे 3 और c का मान है यहाँ पे -8। हम सारा वहां से देख के यहाँ वो जो यहाँ लिखा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का मान हम ये वाला डाल रहे हैं, a के जगह पे 3, b की जगह पे 2 और c के जगह पे -8। अब भागा में है 2a, तो 2 गुने माइनस का 8, ना a का वैल्यू 3 है 8 नहीं, a का वैल्यू कितना है 3 है ऐसा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया -2 प्लस भी और माइनस भी। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस अगुने माइनस यहाँ हो गया प्लस, 4 तिया 12, 12 8 96, ये हो गया 96, ये रूट के अंदर में है, आ 2 तिया ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे ये है -2 प्लस माइनस 96 और 4 100, 100 के वर्गमूल 100 के रूट कितना होता है 10, अब भागा में 6। अब देखिए यहां पर जो प्लस और माइनस चिन्ह है, एक के जगह पे 2 वो चिन्ह है, इसका मतलब ये गलती नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसका सिंपल मतलब ये है ना कि आपको एक बार लेना है प्लस, एक बार लेना है माइनस। तो एक बार प्लस लीजिएगा तो पहला शून्य का आएगा, और लीजिएगा माइनस तो दूसरा शून्य का आएगा। यहां भी 2 का आंसर है ना, तो यहां भी 2 का आंसर आएगा। तो इसको अब अलग अलग कर लीजिए। तो x बराबर हम एक बार प्लस ले लेते हैं, -2 और प्लस 10/6, और दूसरा -2 माइनस 10/6, ये हो गया। अब देख लीजिए 10 घटाओ 2 कितना हुआ, ये हुआ 8/6, अब -10 और -2 ये हो गया -12/6। तो 8/6 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3, और 6 दूनी का 12, ये आ जाएगा -2। तो x का जो है 2 गो आंसर आ गया, x का आंसर -2 आ गया और 4/3 आ गया। यहां भी देखिए वही आंसर आया था, -2 4/3। तो आप जो है बहुपद का शून्यक या तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, या फिर इस द्विघाती फॉर्मूला जो वहां लिखा हुआ है उस फॉर्मूला के सहायता से निकाल सकते हैं। आपको बस वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ लिखे नहीं हैं, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा सामने, तो अच्छा रहेगा। तो दोनों में से किसी प्रकार से आप शून्य के निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत विद्यार्थी को गुणनखंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वैसे सीखना चाहिए, सिंपल सा है, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आए कई बार, तो आप शून्यक इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर बोर्ड परीक्षा में अगर साफ साफ लिखा हुआ है कि शून्यक गुणनखंड विधि से ही निकालना है, तब तो इसे निकालना पड़ेगा। अगर गुणनखंड विधि का नाम अलग से नहीं लिखा हुआ है, सीधा पूछा कि शून्यक निकालो, चाहे कई बार शून्यक को हम मूल भी कहते हैं कि समीकरण का मूल निकालो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सिंपल है, उसको याद कर लेना है, यहाँ पे देख करके ABC डाल देना है, आराम से हल करना है, प्लस माइनस गलती हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आगे बहुपद का शून्यक। देखिए तो ये हमने देखा 2 तरीका निकालने का शून्यक। अच्छा, इसमें कुछ विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि सर बहुपद का शून्यक जो निकाला आपने इस द्विघाती सूत्र से, ये फॉर्मूला सूत्र आया कहां से, ये अपने मन से कहां से आ गया, ये भगवान का टपका है का? देखो ऐसा बात नहीं है, ये फॉर्मूला जो है इसको हम खुद से भी निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। आपको हम एक अलग से बनाएंगे इसका वीडियो, जिसमें आपको हम बताएंगे कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बना कैसे है। बहुत आसान सा है, लेकिन वो हमारे बोर्ड परीक्षा में आता नहीं है, तो हम उसको एक अलग से बताएंगे। जिसको सीखने का मन होगा, अलग से जाने इच्छा है कि फॉर्मूला बना कैसे, बहुत लोग को पता नहीं होता है, तो आपको हम सिखा देंगे, वो परेशान नहीं होना है। फिलहाल आपको बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। देखिए अभी तो हमने अभी सीखा क्या कि एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से चाहे द्विघाती सूत्र से। तो बहुपद दिया हुआ था, हमने शून्यक निकाला है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको बहुपद का शून्यक दिया रह सकता है और आपको बोला जा सकता है कि बहुपद बताओ। जैसे यहां पे बहुपद दिया हुआ है, हमने निकाला शून्यक, बहुपद दिया हुआ है, हमने क्या निकाला शून्यक।
अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको शून्यक, आपको आंसर दिया है पहले से कि ये शून्यक है, अब बताओ बहुपद कौन सा बनेगा, तो उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो अब जब जब भी हमको शून्यक दिया हुआ हो, या शून्यक को कई बार मूल भी कहते हैं, मूल, तो मूल दिया हुआ हो तो बहुपद या समीकरण कैसे निकालेंगे हम वो सीखते हैं। ठीक है, आप देखिए, तो अब वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड विधि में यहां पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया आपको कि हमने इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पहले हमने इसको, इस बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ा, फिर कॉमन निकाला, फिर से कॉमन निकाला, फिर गुणनखंड बन गया, गुणनखंड को दो भाग में तोड़ दिया, तो पहला भाग 0 चाहे दूसरा भाग 0, फिर यहां से पहला आंसर आया, यहां से क्या है, दूसरा आंसर आया। तो अब बात क्या है कि अब मान लीजिए आपको आंसर दिया हुआ है, मतलब चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद हमको निकालना है, हमको चाहिए एक बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद जिसमें शून्यक, बहुपद है जिसका शून्यक होना चाहिए 2 और 3, बहुपद का शून्य क्या होना चाहिए, 2 और 3। एक बहुपद आपको बताना है जिसमें वो शून्यक दिया हुआ है कि शून्यक 2 और 3 ही होना चाहिए। तो समझिए कि आपको यहाँ पे x का 2 आंसर दिए हुआ है, x का 1 आंसर दिए हुआ है 2, x का 1 आंसर दिए हुआ है 3। तो 2 आपको शून्यक दिया हुआ है और आपको अब बहुपद निकालना है, मतलब इस आंसर के सहायता से क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए, तो आप सोचिए उल्टा कि जब बहुपद हमको दिया हुआ था हमने गुणनखंड किया, लास्ट में गुणनखंड किया, फिर 2 भाग में तोड़ दिया तो आंसर आ गया। अब उल्टा काम करना है कि आपको ये x का 2 आंसर दिया हुआ है, देखिए वहां पे तो 2 आंसर दिया हुआ है, तो ये 2 आंसर आया कैसे था, पहले जो ये -2 है, पहले ये इस साइड था, मतलब x और ये आंसर दोनों एक ही साइड था, तो वहां पर भी आपको x और आंसर को पहले करना है एक ही साइड। देखिए, आंसर और x पहले क्या था, एक साइड था, आंसर और x पहले दोनों क्या था, एक साइड था। तो यहां भी क्या कीजिए, आंसर को और x को पहले तो आप कर लीजिए एक साइड, मतलब इसको यहां भेज दीजिए, तो x - 2, तो यहां पे क्या बचेगा, 0। इसको यहां भेज दीजिए तो x - 3, यहां पे क्या बचेगा, 0। देखिए उल्टा काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो है 0, ये 0 कहां से आया था, ये दोनों पहले गुना के रूप में था और फिर 0 था, तो यहां पर भी आप इन दोनों को पहले गुना कर दीजिए। देखिए ये दोनों कैसे आया था, पहले गुणनखंड था, हमने इसको 2 भाग में तोड़ दिया, तो यहां पे 2 भाग में टूटा हुआ है, इसको फिर से गुना कर दीजिए, ऐसा वाला बना दीजिए। ठीक है, तो बोलो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x - 2 गुने x - 3 बराबर 0। हमने ये बना लिया। अब देखिए, हम ये कैसे बनाए थे, हम ये बनाए थे कॉमन लेकर के, इससे कॉमन लिया, उससे पहले यहां कॉमन लिया, गुणनखंड करने के लिए हमने कॉमन लिया था। अब हमें ये बहुपद चाहिए, तो हमें अब कॉमन लेना है, हमको उल्टा काम करना है। देखो कॉमन लेना मतलब क्या था कि यहां पर जो ये अलग अलग फैला हुआ था, हम इसको 2 भाग में तोड़ दिए, अब ये 2 भाग में टूटा हुआ है। देखो यहां पे 2 भाग कैसे बना, पहले ये 4 भाग में था, 1 2 3 4, हमने इसको 2 भाग में ऐसे गुना के रूप में ला दिया, तो ये गुना के रूप में है, इसे गुना कर दो, और गुना करने पे क्या 4 भाग बन जाएगा, गुना करो इसको। तो x को x से गुना करते हैं हम लोग, इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो x को x से गुना कर दो तो x², x को -3 से गुना कर दो -3x, अब इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, -2 को x से गुना किया तो -2x, -2 गुने -3 प्लस का 6, ऐसा। देखो ये बन गया 4 भाग, यहां 4 भाग था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, 3 ही भाग था। ये जो 2 भाग है हमने अपना मन से तोड़ा था, तो यहां भी 2 भाग है, इसको थोड़ा सा जोड़ के 1 कर दीजिए, तो ये x² -3x और -2x, माइनस माइनस दोनों का चिन्ह बराबर है, तो जोड़ देंगे इसको, तो -3 -2 -5x प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए कुछ ऐसा आ गया बहुपद, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ रहे बात को। तो जब मुझे बहुपद का शून्यक दिया हुआ हो तो बहुपद हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ सेम किया, बस उल्टा किया है। अब हम ऊपर से गुणनखंड करके ऐसे लाए थे
हमको अब आंसर वहां दिया हुआ, हम इसको ऊपर ले गए उल्टा। ठीक है, ऐसा। वैसे अगर आप चाहें तो अपना आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यह है ना x-2 गुने x-3, किसी किसी बुक में आंसर यहां पर भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आप इसको गुना ना भी कीजिएगा तो भी चलेगा, ये भी एक आंसर ही है। ठीक है, बट ये आंसर गुणनखंड के रूप में है, ये भी आंसर है, और मेन आंसर ये हुआ, गुना कर दिया अच्छा रहता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर हमें बहुपद का शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद निकालना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा समझिए बात को, यहां पर 2 शून्यक दिया हुआ था, हमने बहुपद निकाला 2 घात का। अगर यहां पे हमको 3 शून्यक दिया हुआ रहेगा, अगर हमको 3 शून्यक दिया हुआ रहेगा तो भी हम बहुपद निकाल सकते हैं, लेकिन वो बनेगा फिर 3 घात का। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुपद आपको निकालना है, जिस बहुपद का आपको 3 शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 शून्यक। मान लीजिए बहुपद है और उस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है कि उसका शून्यक है 2, उसका शून्यक है 5 और शून्यक है उसका 6। मान लो कि ये 3 शून्यक होना चाहिए, ऐसा कौन सा बहुपद होगा? तो ये आपका x का 3 गो आंसर दिए हुआ है, तो x का 3 गो आंसर दिए हुआ है, तो कुछ काम मन में कर लीजिए कि आपको x का आंसर दिए हुआ है 2, x का आंसर दिए हुआ है 5, x का आंसर दिए हुआ है 6। तो पहले इसको इधर लाएंगे, यहां की तरह इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, और तीनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप मन में आंसर लिख लीजिए, x माइनस का 2, x माइनस का 5, x माइनस का 6 बराबर 0। तो ये शून्यक है तो ये उसका बहुपद हुआ, ये उसका बहुपद हुआ। आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप इसे गुना कर दीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो x x x 3 जगह है तो घात में 3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। समझ रहे बात को? तो अगर हमें बहुपद का शून्यक दिया हुआ होता है तो बहुपद निकालना बड़ा ही आसान होता है, हम बस उल्टा काम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो सीखे हैं इसको हम अब एक थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में याद कर लेते हैं ताकि हमें काम देगा आगे। जैसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास बहुपद है, हमें बहुपद निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें तो बहुपद निकालना है, और हमें बहुपद का शून्यक दिया हुआ है कि बहुपद का शून्यक, या शून्यक को कई बार आप मूल भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कुछ खास अंतर नहीं है। शून्यक या मूल दिया हुआ है कि इसका शून्यक जो है, बुक में इसका नाम हमेशा अल्फा दिया हुआ होता है, शून्यक का नाम अल्फा और बीटा। ठीक है, ये शून्यक का नाम है और कुछ नहीं है। तो मान ये कोई संख्या हो सकता है, अल्फा का मान 1 हो सकता है, बीटा का मान 4 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बहुपद आपको निकालना है जिसका शून्यक या मूल अल्फा और बीटा है, मतलब ये x का आंसर है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? ये आपको x का आंसर अल्फा दिया हुआ है और x का एक आंसर बीटा दिया हुआ है। बहुपद निकालना है। मैंने क्या सिखाया आपको कि सर जो x का आंसर दिए हुआ है और जो x है, पहले दोनों को ले आओ एक ही साइड में, तो ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। आप फिर दोनों को गुना कर दो, फिर दोनों को गुना कर दो, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये x माइनस अल्फा गुने x माइनस बीटा बराबर 0, यही तो बन जाएगा। तो जब शून्यक या मूल अल्फा बीटा होता है तो उस केस में बहुपद निकालना हो तो बहुपद का आंसर क्या होगा? यही होगा, है कि नहीं? इधर लाए और गुना कर दिए, तो ये जो आंसर है ये गुणनखंड के रूप में हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आंसर गुणनखंड के रूप में ना हो, अलग अलग हो, तो इसको इससे गुना कर दीजिए। तो इसको इससे, देखिए इसको इससे गुना कीजिए, x को x से, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। फिर कीजिए x को इस बीटा से, तो ये बन जाएगा माइनस के बीटा x। अल्फा को x से तो माइनस का अल्फा x, फिर अल्फा को बीटा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, हम करते क्या है सर? हम करते गुना ऐसे हैं कि पहले इस वाले को दोनों से गुना करते हैं, इसको इससे भी, फिर इसी को हम गुना इससे भी करते हैं। तो x गुने x, x स्क्वायर,
एक्स गुने बीटा, बीटा एक्स, ऐसा हो गया। फिर अब इसको दोनों से गुना करते हैं, अल्फा को एक्स से माइनस अल्फा एक्स और अल्फा को बीटा से, तो अल्फा बीटा, ऐसा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम इसको गुना करते हैं तो ये आता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि सर यहां पर तो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स जो है यहां भी एक्स और यहां भी एक्स है, दो जगह एक्स है, तो दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो यहां पर माइनस बीटा एक्स और माइनस के अल्फा एक्स, हम दोनों में से माइनस तो कॉमन निकाल लिए, तो माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे अब बीटा एक्स प्लस में बचा और यहाँ भी अल्फा एक्स प्लस में बचा, तो ये हो गया अल्फा प्लस के बीटा एक्स। हाँ जी, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए और साथ में हम यहाँ से एक्स भी कॉमन निकाल लिए, दोनों में एक्स था तो कॉमन निकाल लिए, तो एक्स कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा बीटा, यहाँ बचा अल्फा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है थोड़ा सुंदर लगने के लिए और कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो सीधा आंसर ये भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी द्विघाती बहुपद में शून्यक, दो शून्यक जो दिया हुआ है उसमें से एक का नाम डाल दीजिए अल्फा और दूसरे का नाम बीटा, तो उसका एक आंसर क्या होगा, तो बहुपद का आंसर क्या होगा, ये बहुपद का आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है, बस ये गुणनखंड के फॉर्म में है, गुणनखंड के रूप में है। कई बार यही आंसर बहुत कम आता है, ये आंसर उतना काम नहीं आता है, ऐसा भी कभी कभी होता है। देखिए, तो जब शून्य का अल्फा बीटा हो तो बहुपद या तो ये आंसर भी सही है, नहीं तो इसे गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये आंसर सही है। मतलब जो अल्फा बीटा का मूल दिया हो रहेगा ना, उस अल्फा बीटा को यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, अल्फा का मान यहाँ पे, बीटा का मान यहाँ पे, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ, फिर क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, ऐसा। तो ये है बहुपद जहां पे दो मूल दिया हुआ है, बहुपद जहां पे तीन मूल दिया हुआ हो, तीन मूल का बहुपद मतलब त्रिघाती बहुपद। बहुपद जहां पे चार मूल दिया हुआ हो, चार शून्यक दिया हुआ हो, तो कितना भी शून्यक दिया हुआ है उससे बहुपद निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक और बहुपद निकालना है जिसका हमको शून्यक दिए हुआ है। बहुपद में मान लो कि हमको दिए हुआ है तीन शून्यक, मान लो कि शून्यक उसका अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा को हम बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा, तीन को हमको आंसर दिए हुआ एक्स का। ठीक है, तो बताना है कि बहुपद कौन सा होगा, तो एक्स का मान अल्फा भी दिए हुआ है, एक्स का मान बीटा भी दिए हुआ है और एक्स का मान गामा भी दिए हुआ है, एक्स का तीन गो आंसर दिए हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर इस एक्स का तीन गो आंसर है तो बताओ बहुपद कौन सा रहा होगा। तो वही तरीका है, पहले आंसर को इधर ले आओ एक्स की तरफ, आंसर को एक्स की तरफ, आंसर को एक्स की तरफ और सबको गुना कर दो। तो इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, इधर लाओगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा, इधर क्या बनेगा, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो जब शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो उस स्थिति में बहुपद क्या बनता है, यही बहुपद बनता है या यही समीकरण बनता है। ठीक है, ये भी आंसर है, बस गुणनखंड के रूप में। अगर चाहते हैं आंसर गुणनखंड में ना हो, कुछ ऐसा वाला आंसर हो, तो इसे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना कीजिए इसको, एक्स देखो पहले गुना इसको इससे करना पड़ेगा, पहले गुना आपको इस पूरे को इससे करना पड़ेगा। तो इसको इससे गुना करने पर क्या आता है हमको पहले से पता ही है, यही तो है, देखिए देखने वही है ना। तो इसको इससे गुना ये वाला आया था, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो यही वाला आएगा, कुछ और नहीं वाला आएगा। मतलब क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये आएगा। हाँ जी, इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा। और यहां गुना में भी एक और चीज है, एक्स माइनस गामा बराबर 0, ऐसा है। अब ध्यान दीजिए, अभी हमको इससे फिर से गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिए। देखिए, तो हमें इस पूरा को इससे गुना करना है, इधर है 1 2 और 3 पद है, यहाँ पे 2 पद है, आपका मर्जी। इस तीनों को इस 2 से गुना कर दीजिए, चाहे इस 2 को इस तीनों से गुना कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मेरा मन कर रहा है कि इसको हम पहले इस वाले को हम इस तीनों से गुना कर दें, बारी बारी से, इसको तीनों से, फिर इस वाले को तीनों से, ऐसा कर सकते हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले इसको दोनों से, फिर इसको दोनों से, फिर इसको दोनों से, एक ही बात होगा। तो हम इसको पहले करते हैं तीनों से गुना,
इसको पहले इससे गुना किया, x को x स्क्वायर से, तो ये बन गया x क्यूब। x को इससे गुना करेंगे, इस x को इस वाले से, तो माइनस ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। x को x से गुना किया तो x स्क्वायर बन जाएगा। फिर x को इससे गुना करो तो क्या बनेगा, ये अल्फा बीटा x। ऐसा हो गया। अब देखिए, अब इस वाले गामा को इस तीनों से गुना करो। देखिए, तो माइनस में गामा है, माइनस गामा गुने एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ऐसा। अब माइनस गामा देखो यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये तो पहले प्लस बन जाएगा। हाँ जी। अब देखिए, ये गामा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो इसको इससे गुना करना है। तो क्या, देखो आप चाहेंगे तो इस गामा को इससे भी गुना कर सकते हैं, चाहे गामा को ब्रैकेट के अंदर भेज सकते हैं। तो इस गामा को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, चाहे ये हो आंसर है, ये भी आंसर है, तो आंसर जो है आंसर के साथ ही गुना होगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको इससे गुना कीजिए, तो बोले क्या बनेगा, गामा अगुने अल्फा, ये बनेगा अल्फा गामा। गामा गुने बीटा, तो ये बनेगा बीटा गामा। अब बाहर में जो x है वो तो रहेगा। अब देखिए, अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस ये बन जाएगा माइनस गामा अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर करके लिख लीजिए ध्यान से। देखिए, यहां पर x पर घात 3 है, तो x पर घात 3, x पर घात 2 पावर 2 यहां भी और यहां भी पावर 2 इन दोनों जगह है, तो इसको साथ में कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर यहां भी, तो एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये वाला माइनस गामा यहां पे आएगा, तो यहां बन जाएगा प्लस गामा, क्योंकि माइनस हमने बाहर में कॉमन निकाल रखा है, बाहर में एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये x का घात 1 यहां पे और घात 1 यहां भी, तो इन दोनों को साथ में कर लीजिए, x यहां से और यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, x हमने कॉमन निकाल लिया, हमने x को बाहर में रख लिया, x बाहर में है, तो अंदर में क्या है, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है और गामा अल्फा है, तो अंदर में अल्फा बीटा है, अंदर में बीटा गामा है और अंदर में गामा अल्फा है। ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो संख्या है अल्फा बीटा गामा वाला, वो हो गया माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो जब भी आपको तीन बहुपद शून्य 3 को दिया हुआ है, बहुपद निकालना है चाहे समीकरण निकालना है, तो एक आंसर तो ये है ही, ये आंसर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको गुना कीजिएगा तो यही बनेगा, आप सीधा इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सीधा शून्य के दिए हुआ है तो बहुपद निकालने का ये आंसर है, त्रिघाती वाला बहुपद। ठीक है, तो बस अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पे डाल देना है, यहां भी डाल देना है, यहां भी डाल देना है और बहुपद आ जाएगा, बस इतना आसान है। ठीक है जी। अब देखिए, तो बहुपद का शून्य दिए हुआ है, घात 2 वाला या घात 3 वाला, घात 4 भी कुछ नहीं है, अगर 4 वो होगा तो x माइनस पहला आंसर, x माइनस दूसरा आंसर, x माइनस तीसरा आंसर, x माइनस चौथा आंसर, बस गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगर बहुपद में दिया हुआ है 5 शून्यक, तो x माइनस पहला शून्यक गुने x माइनस दूसरा शून्यक, x माइनस तीसरा शून्यक, x माइनस चौथा शून्यक और x माइनस पांचवा शून्यक, गुना कर दिया बराबर में 0, आ गया आंसर, बहुपद जिसका 5 शून्यक हो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए, तो ये आपको समझा चुका है कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद कैसे निकालते हैं, दोनों आप सीख गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको शून्यक या मूल जो है वो पहला आंसर और दूसरा आंसर अलग अलग दिया हुआ नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि आपको अल्फा पहला आंसर और बीटा दूसरा आंसर अलग अलग दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको दोनों आंसर को जोड़ के दिया हुआ रहता है। मतलब कई बार आपको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहता है और शून्यकों का गुणनफल इसका मान दिया हुआ रहता है। मतलब क्वेश्चन में ही आपको शून्यक जो है वो अलग अलग नहीं दिया रहेगा, उन दोनों को जोड़ के दिया रहेगा कि शून्यकों का योग कुछ है और शून्यकों का गुणनफल कुछ है, तो हमको बताइए कि बहुपद क्या होगा। ऐसा भी होता है।
कि शून्यक आपको अलग अलग नहीं देगा, शून्यक को जोड़ के देगा और शून्यक को गुना करके देगा। कि शून्यकों का योगफल मान लीजिए 6 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो मान लीजिए कि कितना है जी, वो मान लीजिए 8 है। एक बहुपद बताइए जिसमें शून्यकों का योग 6 हो और गुणनफल 8 हो। देखिए हमें यहाँ पे शून्यक 2 गो है, बात ठीक है, लेकिन हमको उसको जोड़ के दिए हुआ है, शून्यक अलग अलग क्या है नहीं दिया और गुना करके दिया। तो जब जोड़ के दिए हुआ है और गुना करके, ऐसे केस में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे केस में ध्यान दीजिए, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए इस वाले में, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें बाद में जोड़ना ही तो है, गुना ही तो करना है। तो अगर हमको अल्फा और बीटा अगर अलग अलग दिया हुआ रहता है तब भी इस फॉर्मूला में करना क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इसने हमारा काम आसान कर दिया कई बार कि वो खुद से ही आपको जोड़ के दे देगा और गुना करके दे देगा। तो जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग आंसर नहीं पता है, फिर आपको ये फॉर्मूला काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये फॉर्मूला हमेशा काम कर जाएगा। ठीक है, शून्यक दिया हुआ है अलग अलग तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन अगर जोड़ के दिए हुआ है और गुना करके तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। मतलब कि ये काम दोनों केस में कर रहा है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है, वैसे ये भी उतना ही काम का है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक बचा हुआ है, अगला टॉपिक हम बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और अगले क्लास में मैं आपको पहले सिखा दूंगा कि जो द्विघाती सूत्र ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बना कैसे है। एक अलग से वीडियो होगा जिसमें सिर्फ इसी के बारे में बात होगा, आपको सिखाएंगे फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, और फिर इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हम उसके अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।